तो एक देश बनता कैसे है? क्या ये बस एक दिन की बात है या फिर इसके पीछे दशकों का संघर्ष, बलिदान और अनगिनत सपने होते हैं? चलिए, इसी सवाल के साथ आज की बात शुरू करते हैं। आज हम भारत की आज़ादी के उस 90 साल लंबे सफ़र को करीब से जानेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जुनून है, अलग अलग सोच का टकराव है और एक देश की कभी न हारने वाली हिम्मत की दास्तां है। सोचिए, एक सफर जो शुरू होता है विद्रोह की एक मामूली सी चिंगारी से और 90 साल बाद उसका अंत होता है दो देशों के जन्म के साथ। ये कहानी है एक गुलाम देश की जिसने अपनी आवाज को फिर से पाया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1857 से, एक ऐसी घटना से जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसे ही भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है और ये वाकई में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन सवाल ये है कि ये विद्रोह आखिर हुआ क्यों? देखिए, इसकी कई वजहें थीं। एक तो थी सांस्कृतिक चोट। जब नई राइफल की कारतूसों पर लगी चर्बी की अफवाह ने हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। फिर था आर्थिक बोझ। भारी टैक्स ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। और हाँ, राजनीतिक गुस्सा तो था ही, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों से कई राजा महाराजाओं से उनके राज छीन लिए गए थे। हाँ, ये सच है कि इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया था, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक नतीजा निकला। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर अब सीधा ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल हो गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये बहुत बड़ी बात थी। लड़ाई में हारने के बावजूद इस विद्रोह का जो असर लोगों के मन पर पड़ा वो बहुत गहरा था। शायद पहली बार हिंदुस्तान के लोगों में एक साझा पहचान की, एक साथ मिलकर लड़ने की भावना जागी थी और इसी भावना ने आगे चलकर आज़ादी के बड़े आंदोलनों की नींव रखी। तो उस पहली चिंगारी के बाद लड़ाई का तरीका बदलने वाला था। अब बारी थी संगठित राजनीति की, और यहीं से कहानी में एंट्री होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। साल 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गई जिसने आज़ादी की भावना को एक राजनीतिक आवाज़ दी। शुरू में तो उनका मकसद सिर्फ ज्यादा अधिकार मांगना था, लेकिन बहुत जल्द ही ये पूरी आज़ादी के आंदोलन का सेंटर पॉइंट बन गई। अब कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो आज़ादी की इस लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदलने वाले थे। वो थे महात्मा गांधी। उन्होंने इस लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों की राजनीति से निकालकर देश के आम आदमी का आंदोलन बना दिया, एक जन आंदोलन। और इसकी शुरुआत हुई उनके पहले बड़े देशव्यापी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन। तरीका बहुत सीधा था लेकिन असरदार। अंग्रेजों का बनाया सामान, उनके स्कूल दफ्तर सबका बहिष्कार करो और स्वदेशी अपनाओ, मतलब अपने देश में बनी चीजें इस्तेमाल करो। और सबसे जरूरी बात, कोई हिंसा नहीं। उस दौर में खादी का चरखा चलाना आत्मनिर्भरता का एक जबरदस्त सिंबल बन गया था। इसके बाद आया सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसका सबसे यादगार पल था दांडी मार्च, यानी नमक सत्याग्रह। 12 मार्च 1930 गांधी जी अपने साथियों के साथ पैदल निकल पड़े नमक पर अंग्रेजों के कानून को तोड़ने के लिए। ये अहिंसक विरोध की एक ऐसी मिसाल थी जिसे पूरी दुनिया ने देखा। और इस आंदोलन का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं। 60,000 से भी ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे। ये दिखाता है कि अब तक आम जनता भी आज़ादी की इस लड़ाई का कितना बड़ा हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन हर कोई गांधी जी के अहिंसा के रास्ते से सहमत नहीं था। और यही कहानी में आते हैं एक और बड़े लीडर, सुभाष चंद्र बोस। उनके मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी, हथियारों के दम पर। बस यहीं पर आज़ादी का आंदोलन एक दोराहे पर आ खड़ा हुआ। एक तरफ गांधी जी के अहिंसा का रास्ता था तो दूसरी तरफ बोस की सशस्त्र क्रांति की पुकार। मंजिल दोनों की एक ही थी, भारत की आज़ादी, लेकिन रास्ते बिल्कुल जुदा थे। बोस ने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि अपने इरादों को हकीकत में बदला। 1942 में उन्होंने बनाई इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA। मकसद साफ था, अंग्रेजों से लड़कर उन्हें भारत से बाहर निकालना। वर्ल्ड वॉर II के दौरान INA ने जापान की सेना के साथ मिलकर इम्फाल और कोहिमा में जबरदस्त लड़ाइयां भी लड़ी। अब जैसे जैसे दूसरा विश्व युद्ध आगे बढ़ रहा था, भारत में भी आज़ादी की लड़ाई अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच रही थी। ये आखिरी और सबसे जोरदार धक्का देने का वक्त था और वो था भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 गांधी जी ने देश को एक नारा दिया जिसने आग लगा दी, करो या मरो। ये सीधी और साफ मांग थी।
अंग्रेजों, भारत छोड़ो। अभी इसी वक्त इस एक नारे ने पूरे देश में जैसे एक नई जान फूंक दी थी। उधर दुनिया में चल रहे वर्ल्ड वॉर II ने अंग्रेजी हुकूमत की कमर तोड़ दी थी। वो आर्थिक और राजनीतिक दोनों तौर पर बहुत कमजोर हो चुके थे। युद्ध खत्म होने के बाद उनके लिए भारत पर कब्जा बनाए रखना लगभग नामुमकिन हो गया था। अब आज़ादी सिर्फ एक सपना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हकीकत जो दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तो 90 साल का ये लंबा सफर अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था। लेकिन आज़ादी का ये सवेरा अपने साथ एक बहुत ही स्याह शाम लेकर आया। आज़ादी तो मिली, लेकिन उसकी एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 15 अगस्त 1947, वो दिन जब भारत ने एक आज़ाद मुल्क के तौर पर पहली सांस ली। दशकों का संघर्ष, लाखों कुर्बानियां, आखिरकार रंग लाईं। मगर आज़ादी की इस खुशी के साथ साथ बंटवारे का एक नासूर भी था। इतिहास में शायद ही कभी इतने बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों से उजड़े हों। लाखों लोग मारे गए और भारत पाकिस्तान के बीच कभी न खत्म होने वाले झगड़ों की नींव उसी दिन पड़ गई। और इसीलिए हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। 90 साल की लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन क्या वो वाकई एक मुल्क बना पाई? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे जहन में गूंजता है और हमें उस उलझी हुई विरासत की याद दिलाता है जो हमें आज़ादी के साथ मिली।